गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं शशांक आपके लिए लेकर आया हूँ 10th ऑफ मई के करंट अफेयर्स, जिसमें कि हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग जानते हैं कि जो करंट अफेयर्स सेशन मैं लेता हूँ उसमें हम लोग 4 चीज़ को कवर करते हैं। पहली चीज़ आपकी है रिवीजन सीरीज, दूसरी चीज़ डेली एमसीक्यू, तीसरी टॉपिक्स और चौथा मंथली मैगजीन के अपडेट्स, मंथली अपडेट्स। सो ये 4 चीज़ें हम लोग अपने सेशन में कवर करते हैं, ठीक है। सो देखते हैं आज के करंट अफेयर्स क्या क्या होने वाले हैं हमारे लिए। सो 10th ऑफ मई के करंट अफेयर्स हैं कुछ इस प्रकार से। पहला आपका टॉपिक निकल के आता है GS 3 से रिलेटेड, विच इज इकोनॉमी। ठीक है, देखते हैं टॉपिक क्या है। सो टॉपिक आ रहा है RBI के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से टॉपिक आ रहा है। टॉपिक ये है कि RBI के पास गोल्ड रिजर्व्स जो हैं वो 794 मिलियन टन तक पहुंच गए हैं इन द ईयर 2023, जो कि इंक्रीज हुआ है अगर मैं पिछले साल के दर से कंपेयर करूं तो, विच इज अराउंड 5%। 2022 के अगर मैं कंपेयर करूं सो 5% का इंक्रीमेंट आया है। किसमें? गोल्ड रिजर्व्स में। जो गोल्ड रिजर्व्स हैं उनमें इंक्रीमेंट आया है, ठीक है। मैं अगर बात करूं कि ये गोल्ड रिजर्व्स जो है ये इंक्रीज क्यों हो रहे हैं, सो हम देखते हैं इसके बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि एडिंग गोल्ड टू इट्स रिजर्व, उससे क्या होगा, ये अपना ओवरऑल रिजर्व जो है वो डाइवर्सिफाई करेगा। मतलब कि जितने भी RBI के पास फॉरेन रिजर्व्स हैं उसमें से एक रिजर्व है गोल्ड का। सो अगर गोल्ड RBI अपने पास इंक्रीज करता है सो अल्टीमेटली क्या होगा, इसके पास डाइवर्सिफाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये जो चेंज है ना स्ट्रैटेजी में, ये क्यों हुआ है? क्योंकि देयर इज अ नेगेटिव इंटरेस्ट रेट इन द पास्ट, द वीकनिंग ऑफ द डॉलर, ग्लोबल अनसर्टेनिटी एंड राइजिंग इन्फ्लेशन। मैं अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटी की बात करूं सो यहां पे आपका रशिया एंड यूक्रेन जो टेंशन है उसकी वजह से जो डॉलर की वैल्यू डिक्रीज हुई है, प्लस ग्लोबल मार्केट में जो करेंसीज हैं उनकी भी डिवैल्यूएशन देखी गई है। क्योंकि हम जानते हैं अगर किसी भी दो देशों के बीच में अगर वॉर की स्थिति आ जाती है, अगर कहीं भी वॉर की स्थिति आ जाती है तो उससे क्या होता है, उस जगह का, वहाँ का आपका पूरा इकोनॉमिक सिस्टम खराब हो जाता है, प्लस जितने भी आसपास के नेशन हैं वो भी इससे अफेक्ट होते हैं। सो देखा ये गया है पास्ट ट्रेंड्स में कि ड्यू टू ग्लोबल अनसर्टनिटीज जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर, प्लस आपका नेगेटिव इंटरेस्ट रेट जो कि हम लोग रिसेशन भी कहते हैं। रिसेशन हम लोग जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में रिसेशन कहा जा रहा है कि आने की संभावना है। सो इसमें क्या होगा कि इसमें डॉलर की जो वैल्यू है वो और कम हो जाएगी। सो हमें कोई ऐसा रिजर्व चाहिए जो कि ज़्यादा लिक्विडेट ना हो सके। सो ऐसे में RBI ने ये यहाँ पे इंश्योर किया कि जो गोल्ड है वो बहुत जल्दी लिक्विफाई नहीं हो सकता, इसीलिए हम गोल्ड के रिजर्व को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एज गोल्ड इज कंसिडर्ड, जो सोना है ये एक तरह से सेफ है, सिक्योर है एंड लिक्विड एसेट है। मतलब कि इसकी जो भी वैल्यू है आज के डेट में या फिर 10 साल बाद के रेट में, उस दर पर इसको हम लिक्विडेट कर सकते हैं, इसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं, इसको हम एज अ मॉनेटरी
मॉनेटरी एसेट लेकर चल सकते हैं। ठीक है, नाउ इस चीज से क्या होगा कि आरबीआई का जो रिटर्न है वो भी सेफगार्ड रहेगा, मतलब कि उतना उसको निश्चित रूप में मिलते रहेगा। नाउ अब हम देखते हैं कि क्यों ज्यादातर जो आरबीआई है या फिर कोई भी किसी भी कंट्री में कोई भी उनका रिजर्व है, सो वो ज्यादातर गोल्ड के पीछे क्यों भागता है, इसके पीछे रीजन है। देखते हैं फर्स्ट रीजन, ये वाई इज आरबीआई होल्डिंग द गोल्ड। सो पहला रीजन है कि काउंटर द स्ट्रैटेजी अगेंस्ट नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, मतलब कि when the RBI has foreign currencies, for example US dollar in its reserves, then it invests these dollar to purchase US government bonds on which it earns interest। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कभी भी अगर हम देखें तो अगर आरबीआई कभी भी अगर यूएस डॉलर को परचेज करता है एंड इट एक्ट्स एज अ फॉरेन रिजर्व, क्यों करता है, ताकि वो जो यूएस गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं वो परचेज कर सके। परचेज करने से होगा क्या, जो इस बॉन्ड्स के जो इंटरेस्ट रेट हैं वो इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करते ही क्या होगा, इन बॉन्ड्स का जो प्राइस है वो भी इंक्रीज करेगा एंड इंडियन गवर्नमेंट और आई वुड से आरबीआई वुड बी बेनिफिटेड, मतलब कि जो आरबीआई है इसको भी इंटरेस्ट मिलेगा और इसका भी जो क्या बोलते कमाई है वो अच्छी होगी, मतलब कि जो भी इसके रिजर्व में है वो इंक्रीज होगा। बट अभी देखा ये जा रहा है कि जो फॉरेन करेंसी यूएस डॉलर है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट कर रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो ऐसे में आरबीआई ने ये फैसला लिया कि भाई अगर यूएस डॉलर आपका कम हो रहा है तो क्यों ना ऐसे एसेट में इन्वेस्ट किया जाए जो कि आपका लॉन्ग टर्म आपको वहां पे सिक्योरिटी दे, वहां पे सेफ भी रहे, उसकी वैल्यू एप्रिशिएट भी होती रहे, डेप्रिशिएट ना हो, और ये बहुत जल्दी लिक्विफाई भी हो सके। ठीक है, सो गोल्ड इज योर लिक्विड एसेट। सो इन 3-4 चीजों को देखते हुए आरबीआई ने फैसला लिया कि वो अपना जो फॉरेन रिजर्व है वो गोल्ड से अपना पूरा करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, द रियल इंटरेस्ट हाउएवर ऑन दीज बॉन्ड्स, जो यूएस बॉन्ड्स हैं, जो इन पे जो इंटरेस्ट रेट है, हैज टर्न नेगेटिव ड्यू टू द राइज इन इन्फ्लेशन। आई जस्ट टोल्ड यू राइट नाउ। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन बनने के कारण जो कि इंटरेस्ट रेट्स हैं यहां पे जो यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स के हैं वो बहुत कम हो रहे हैं इन द यूएस। नाउ अगर मैं बात करूं रियल इंटरेस्ट रेट की, यहां पे एक टर्म यूज हुआ है रियल इंटरेस्ट। सो ये रियल इंटरेस्ट क्या है देखते हैं। सो रियल इंटरेस्ट रेट एक ऐसा रेट है जहां पे कि इन्वेस्टर या फिर कोई भी सेवर या फिर कोई भी पैसा जो दे रहा है वो एक्सपेक्ट करता है आफ्टर इट और इट एक्सपेक्ट्स टू रिसीव आफ्टर अलाउइंग फॉर इन्फ्लेशन। दैट मीन्स जो रियल इंटरेस्ट है आपका दैट इज इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट माइनस इन्फ्लेशन रेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। डायरेक्टली एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, स्टेट लेवल या फिर वनडे एग्जाम्स में या फिर यूपीएससी के एग्जाम्स में, कि रियल इंटरेस्ट क्या होता है। रियल इंटरेस्ट होता है आपका नॉमिनल इंटरेस्ट माइनस इन्फ्लेशन रेट। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखते हैं, एट द टाइम ऑफ सच इन्फ्लेशन, ऐसी इन्फ्लेशन के होते वक्त क्या होता है, द डिमांड फॉर गोल्ड, जो गोल्ड की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, एंड आरबीआई बीइंग इट्स होल्डर, आरबीआई के पास जो ये गोल्ड के रिजर्व्स हैं उनसे ये बहुत अच्छा इंटरेस्ट और रिटर्न अर्न कर सकता है। किस सिचुएशन में, इन द स्ट्रेस्ड इकोनॉमिक सिचुएशन। यहां पे स्ट्रेस्ड इकोनॉमिक का क्या मतलब हुआ, यहां पे ये मतलब हुआ ड्यू टू दी अनसर्टनिटीज, ग्लोबल अनसर्टनिटीज। ठीक है, इन सब चीजों के बीच में भी जो आरबीआई है वो अच्छा खासा इंटरेस्ट अर्न कर सकता है। सो देखा गया है कि गोल्ड जो है दैट इज द मोस्ट सेफेस्ट
and most reliable asset। ठीक है, एक बार आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं अगर बात करूं सो गोल्ड ही क्यों, मतलब और भी करेंसीज हैं, फॉरेन रिजर्व और में भी हो सकता है, तो गोल्ड ही क्यों, एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये कि जो गोल्ड है ना गाइस, गोल्ड इज एबल टू कीप इट्स वैल्यू मच लॉन्गर देन अदर फॉर्म्स ऑफ करेंसी बिकॉज इट कैनॉट बी डाइल्यूटेड। ठीक है, जो आपका गोल्ड है उसकी वैल्यू हमेशा एप्रिशिएट ही होगी। ठीक है, एंड एज वी कंपेयर टू दी मोस्ट ऑफ इट्स करेंसीज, सो ज़्यादातर करेंसीज के अगर मैं कंपैरिजन में लेकर चलूँ गोल्ड को, सो गोल्ड बहुत ही एक सेफ एसेट है। ठीक है, एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं रब कर देता हूं, इसके बाद आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो अगर क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि विच इज द सेफेस्ट एसेट वेयर आरबीआई और एनी गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट, इट वुड बी गोल्ड। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारे कुछ हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए भी दिया हुआ है। ठीक है, मैंने सेम बात कही है, सो एक बार लोग दे सकते हैं प्लीज। और अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं सो मेक इट अ हैबिट, आप इसको हैबिट में लाइए कि स्क्रीनशॉट का लिखा हुआ आप लोग उसको नोट भी किया कीजिए, ऐसा नहीं कि वो फिर स्क्रीनशॉट में ही रह गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन, ये यूपीएससी ने 2016 में क्वेश्चन पूछा है, जो मैं अभी टॉपिक पढ़ाया हूं आपको उससे ही लिंक है। देखते हैं इसका सही आंसर कौन कर पाता है मुझसे पहले। ठीक है व्हाट इज और आर द पर्पस या फिर पर्पसेस ऑफ गवर्नमेंट्स सॉवरन बॉन्ड स्कीम। जो सॉवरन बॉन्ड स्कीम है SBG स्कीम, उसके बारे में बात की गई है, देखते हैं। एंड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, ये दो टॉपिक हैं, इन दो टॉपिक्स को लिंक करके क्वेश्चन पूछा गया है, देखते हैं। फर्स्ट है टू ब्रिंग द आइडल गोल्ड लाइंग विद द इंडियन हाउस होल्ड इन टू द इकोनॉमी, टू प्रमोट FDI मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर। तीसरा है टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन गोल्ड इंपोर्ट। सो अगर हम लोग इसको बाय टेक्निक सॉल्व करने की कोशिश करें सो क्या होगा, देखते हैं। टू ब्रिंग आइडल गोल्ड लाइंग विथ इंडियन हाउस होल्ड्स इनटू द इकोनॉमी, मतलब कि इस गोल्ड के तहत, सॉरी इस स्कीम के तहत अगर मैं बात करूं सो जो घर पे बैठा जो आइडल गोल्ड है, ठीक है, वो हम यूज कर सकते हैं इन द इकोनॉमी। ठीक है, ठीक है, कुछ हद तक सही है ये चीज, पॉइंट सही भी मेरे को लग रही है, मेक इट अ स्टार। देखते हैं आगे क्या है। टू प्रमोट FDI इन द गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर, क्या जो गोल्ड है वो FDI में वो मतलब लिंक कहां से हो रहा है, मुझे ये बताओ पहले आप लोग। जो गोल्ड है वो FDI को कैसे प्रमोट कर रहा है, या फिर जो FDI है वो गोल्ड को कैसे प्रमोट कर रहा है। सो ये थोड़ा सा मेरे को डाउट है इसमें, इस स्टेटमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन गोल्ड इंपोर्ट, हाँ ये चीज सही है। ठीक है, सो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, योर 1 and 3, योर C, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, सो ऐसे ऐसे टेक्निक को यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है द ग्रेट महाराणा प्रताप के बारे में। ये आपका 10th ऑफ मई में न्यूज़ में आई है। सो ये टॉपिक न्यूज़ में है, सो अल्टीमेटली ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। GS1 आपका हिस्ट्री। ये आपका हिस्ट्री से लिंक है। देखते हैं टॉपिक क्या है। राणा प्रताप सिंह या फिर महाराणा प्रताप वॉज अ हिंदू राजपूत किंग। ये एक हिंदू राजपूत राजा थे ऑफ मेवाड़ फ्रॉम द सिसोडिया डायनेस्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो ही वॉज लिंक्ड विथ सिसोडिया डायनेस्टी। पहली पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, उन्होंने बहुत सारे बैटल्स भी लड़े थे अगेंस्ट अकबर, मतलब कि ही फॉट सेवरल बैटल्स अगेंस्ट अकबर। द बैटल ऑफ हल्दीघाटी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द ईयर 1576। अब देखिए महाराणा प्रताप जो है वो न्यूज़ में है, सो इनसे लिंक जितनी भी बैटल्स है, जैसे कि बैटल ऑफ हल्दीघाटी हो गया या और भी अन्य बैटल्स हैं, वो सारी की सारी अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो भी टॉपिक न्यूज़ में चल रहा है हमें उसको लेकर आगे बढ़ना है, ठीक है, और उससे लिंक जो भी टॉपिक्स हैं हमें उन पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। देखते हैं। सो फर्स्ट जो बैटल था, बैटल ऑफ हल्दीघाटी कब हुआ था? 1576 में, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था? टू रेजिस्ट द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ द मुगल एम्पायर। जो मुगल एम्पायर अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा था उसके खिलाफ ये जंग लड़ी गई थी, जो कि थी बैटल ऑफ हल्दीघाटी इन द ईयर 1576, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। और जो बैटल ऑफ हल्दीघाटी था जो कि 1576 में लड़ा गया था विथ राजा मान सिंह ऑफ अम्बेर। ये कौन थे? ये जनरल थे, जनरल ऑफ मुगल एम्पायर अकबर, ठीक है। और इस बैटल में जो रिजल्ट था वो क्या आया? रिजल्ट ये निकल के आया कि महाराणा प्रताप वॉज डिफीटेड, ठीक है। और एक और न्यूज़ इंपॉर्टेंट है इससे ही लिंक, कि जो महाराणा प्रताप लॉयल हॉर्स, मतलब कि जो उनका लॉयल घोड़ा है, उनका नाम क्या था? उसका नाम था चेतक। ये भी कई बार आपको एग्ज़ाम में ये चीज़ दिया जा सकता है एज अ वन लाइनर स्टेटमेंट कि विच इज़ द लॉयल हॉर्स ऑफ महाराणा प्रताप, सो इट इज़ चेतक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपका बैटल ऑफ हल्दीघाटी इंपॉर्टेंट हो गया, महाराणा प्रताप जी के बारे में इंपॉर्टेंट हो गया, इनकी जो जितनी भी बैटल्स हैं। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी जो डायनास्टी है विच इज़ दी सिसोडिया डायनास्टी, ये भी इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं। ये हिंदी में मैंने लिखा हुआ है, एक बार आप लोग इसे देख लीजिएगा। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं हिंदी के, हमने उनका भी खास ख्याल रखा है। सो मैं जो भी अपने करंट अफेयर्स सेशन में पढ़ाता हूँ वो दोनों भाषाओं में होता है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया, अभी हाल ही में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ही हैज़ पेड होमेज टू गोपाल कृष्ण गोखले ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। सो अभी रिसेंटली में गोपाल कृष्ण गोखले जी की बर्थ एनिवर्सरी हुई थी, सो उसके ऊपर ये न्यूज़ है और इससे ही हमारा जो कंटेंट है वो डिराइव होता है। क्या? मॉडर्न इंडिया। देखते हैं कैसे। सो हम लोग को मालूम है कि गोपाल कृष्ण गोखले ही वॉज वन ऑफ द सोशल रिफॉर्मर। ये एक पॉलिटिकल लीडर भी रह चुके थे, ये एक रिफॉर्मर भी थे, मतलब कि जो समाज के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, ठीक है। और इनका बहुत बड़ा एक
इनका एक सपोर्ट था किसमें, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, ठीक है। बहुत ही बड़ा इनका यहाँ पे सपोर्ट था और इनका जो मेन फोकस था वो था सोशल एम्पावरमेंट के ऊपर, सोशल एम्पावरमेंट। इनका ये मानना था कि जब तक समाज एम्पावर नहीं होगा तब तक आज़ादी नहीं मिल सकती है। सो ही वर्क टुवर्ड्स दी सोशल एम्पावरमेंट। क्वेश्चन आ सकता है इन वन लाइनर कि हु वॉज द पर्सन हु वर्कड फॉर द सोशल रिफॉर्म और हु वॉज द सोशल रिफॉर्मिस्ट। सो ही वॉज गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट देखते हैं, इनका मेन एक मोटिव एक और था, ही एक्सपैंडेड द एजुकेशन, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। सो सोशल रिफॉर्म हो गया आपका, एम्पावरमेंट हो गया, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन हो गया, ठीक है। ही वॉज अ इम्पॉर्टेंट रोल, ही प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल वेयर इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक बार आप लोग इसको नोट्स बना लीजिए प्लीज। अच्छा, जो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था और इन्होंने बहुत सारा काम भी किया था टुवर्ड्स मॉर्ले मिंटो, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो थे उसमें भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था, ठीक है। एंड ही वॉज द प्रेसिडेंट इन द ईयर 1905 में। ये प्रेसिडेंट थे किसके, बनारस सेशन के, जो बनारस का सेशन हुआ था उसमें ये प्रेसिडेंट थे। एंड ही ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। इन्होंने ये सोसाइटी डेवलप करी थी जिसका नाम था सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, इनके द्वारा एक न्यूज़पेपर भी लॉन्च किया गया था जिसका नाम था द हितावड़ा, द हितावड़ा। ये इन्होंने वीकली न्यूज़पेपर लॉन्च किया था बाय गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने ध्यान रखा है। सो ये उसी का हिंदी में दिया हुआ है मैंने, एक बार देख लीजिएगा इसको। और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पावर टू डायरेक्ट चेंजेस इन STS लिस्ट, मतलब कि शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट। जो ST एंड SC लिस्ट है उसमें किसकी पावर है कोई भी चेंजेस करने की। सो देखते हैं हम लोग। सो पहली बात, ये न्यूज़ किससे आ रही है, मैं अगर लिंक करूं सो ये न्यूज़ आ रही है मणिपुर से। आपको याद है मैंने पिछले 2-3 सेशंस में आप लोगों को पढ़ाया कि जो मणिपुर में इंस्टेबिलिटी है वो क्यों अराइज हो रही है, ड्यू टू दी वहाँ पे एक कम्युनिटी है, उसको क्या चाहिए, उनको चाहिए कि उनको स्केड्यूल ट्राइब में ऐड किया जाए, ठीक है, उनको स्केड्यूल ट्राइब में ऐड किया जाए। बट अब न्यूज़ ये आ रही है कि उनको ऐड कौन कर सकता है, क्या पार्लियामेंट कर सकता है या कौन कर सकता है, ठीक है। सो न्यूज़ वहां से आ रही है। देखते हैं आगे। ठीक है, देखते हैं। तो न्यूज़ है कि जो मणिपुर है
वहां पे जो ट्राइब है वो ट्राइब डिमांड कर रही है कि उनको स्केड्यूल ट्राइब लिस्ट में ऐड किया जाए। सो देखते हैं न्यूज क्या आ रही है। अब न्यूज आ रही है कि नो कोर्ट और नो स्टेट हैज द पावर टू ऐड या सब्ट्रैक्ट या टू मॉडिफाई द स्केड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट। ठीक है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार इसको दोबारा देख लीजिए। कोई भी कोर्ट, कोई भी स्टेट के पास पावर नहीं है कि वो किसी भी स्केड्यूल ट्राइब लिस्ट को ऐड कर सके, सब्ट्रैक्ट कर सके या उसको मॉडिफाई कर सके। ठीक है, सो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है फ्रॉम मणिपुर पर्सपेक्टिव। नाउ अब देखते हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि न्यूज़ में है, विच इज आर्टिकल 342। आर्टिकल 342 देखते हैं क्या कहता है। सो आर्टिकल 342 of the Indian Constitution states that the President, the Honorable President, may, with respect to any state, after the consultation with the Governor or Union Territory, by public notification, specify the tribes deemed to be scheduled tribe in the relation टू दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, वो किसी भी स्टेट की कंसल्टेशन के बाद या फिर गवर्नर की कंसल्टेशन के बाद उस यूनियन टेरिटरी में या फिर उस स्टेट में बाय पब्लिक नोटिफिकेशन को जारी करके किसी भी ट्राइब को वो उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफाई द ट्राइब्स डीम्ड टू बी स्केड्यूल्ड ट्राइब इन रिलेशन टू दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, क्लॉज नंबर 2 देखते हैं इसका। पार्लियामेंट, जो हमारी पार्लियामेंट है, वो में बाय द लॉ इंक्लूड और एक्सक्लूड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ स्केड्यूल्ड ट्राइब स्पेसिफाइड इन द अबव नोटिफिकेशन। नाउ ये जो नोटिफिकेशन है क्लॉज 1 में, जो कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने लॉन्च की है बाय पब्लिक नोटिफिकेशन, दिस नोटिफिकेशन कैन बी इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ स्केड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, नाउ आर्टिकल 342 में क्या है कि इट स्पेसिफाइज स्केड्यूल्ड ट्राइब्स कैन बी अमेंडेड only by law to be made by the parliament। मतलब कि अगर कोई भी स्केड्यूल ट्राइब है, ठीक है, अगर कोई भी लिस्ट है स्केड्यूल ट्राइब का, सो वो अमेंड हो सकता है ओनली बाय लॉ एंड विच कैन बी मेड बाय द पार्लियामेंट। इन अदर वर्ड्स, इंक्लूजन मतलब कि किसी भी चीज को इंक्लूड करना या एक्सक्लूड करना फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द स्केड्यूल ट्राइब issued under article 342 can be made only and only, सिर्फ और सिर्फ by the parliament, by law and by no other authority। मतलब कि सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है ये चीज करने की कि वो किसी भी स्केड्यूल ट्राइब के लिस्ट को इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकता है एज पर आर्टिकल 342। ठीक है, एज पर 342 द पार्लियामेंट कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी स्केड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट फ्रॉम इट्स लिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे कुछ एमसीक्यूज 10th ऑफ मे के। ये 10th मे के कुछ क्विज हैं। ये 1 लाइनर क्विज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जितने भी आपके एसएससी लेवल के एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया। ठीक है, इन सारे एग्जाम्स में जो 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं वो भी लेकर आपके लिए आ रहा हूँ। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। मेतीज आर द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप ऑफ विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। कितनी बार ये हमने अपने सेशंस में डिस्कस किया है और इससे जो पिछली न्यूज़ थी वो भी इससे लिंक थी अभी। सो कौन सा वो है जो मेती ट्राइब्स है
वो मणिपुर से हैं आपके, फ्रॉम मणिपुर, आंसर बी। नेक्स्ट देखते हैं इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि। ये जो स्कीम है ये कहाँ लॉन्च हुई है, किस स्टेट या फिर किस यूनियन टेरिटरी में? सो वो है हिमाचल प्रदेश, दैट इज योर हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं विच कंट्री होस्टेड द पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। कौन सा देश है जिसने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग को इनिशिएट किया, लॉन्च किया? सो वो कौन सा देश है? दैट इज जर्मनी। सो जर्मनी हैज इनिशिएटेड एंड जर्मनी हैज होस्टेड द पीटर्सबर्ग क्लाइमेट समिट, ठीक है, और डायलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज रिसेंटली सेट अप अ डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ऐसी कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसने हाल ही में डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को अभी अभी इस्टेब्लिश किया है? तो वो आपकी स्टेट है नागालैंड। सो नागालैंड हैज रिसेंटली सेट अप द डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इन इट्स स्टेट। नेक्स्ट देखते हैं विच स्टेट हैज सेट अप अ डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन किस स्टेट ने अभी अभी रिसेंटली सेटअप किया है? सो वो स्टेट है आपका महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र हैज सेटअप द डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन इट्स स्टेट। सो ये थे कुछ आज के क्विज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आपके लिए मैं डेली बेसिस पे 2 टॉपिक्स भी लेकर आऊंगा, 2 टॉपिक्स जो कि प्रीवियस मंथ्स के होंगे, ठीक है। डेली बेसिस पे 2 टॉपिक्स मैं जो प्रीवियस मंथ के हैं वो लेकर आऊंगा ताकि आप लोगों का प्रीवियस जितना भी टॉपिक है वो रिवाइज हो सके। सो उसमें से फर्स्ट टॉपिक है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2023। सो देखते हैं इस अवार्ड के बारे में। ये जो अवार्ड है, द अवार्ड्स वर हेल्ड इन पर्सन इन पेरिस फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2020। अब 2020 के बाद ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। सो अल्टीमेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया न्यूज से पर्सपेक्टिव देखा जाए तो। अगर देखा जाए 2020 में सबसे पहले ये न्यूज में था और उसके बाद 2023 में ये अवार्ड न्यूज में है। सो इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। व्हाट आर द की पॉइंट्स? अगर मैं इस अवार्ड की बात करूं, सो ये जो अवार्ड है दीज आर कन्फर्ड एनुअली, ये हर साल दिया जाता है एनुअली। पहली चीज, आपको स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि दिस अवार्ड इज गिवन ट्वाइस इन अ ईयर, थ्राइस इन अ ईयर। सो नहीं, दिस अवार्ड इज गिवन एनुअली, ठीक है। टू ऑनर, सम्मानित करने के लिए, द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट इंस्पिरेशनल स्पोर्टिंग ट्रायम्फ्स, मतलब कि ये चीज स्पोर्ट्स से आपकी रिलेटेड है, विथ योर स्पोर्ट्स, ठीक है। सो जिसने भी स्पोर्ट्स में उस साल में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया है, उस परफॉर्मेंस के बेस पे ये जो लॉरियस अवार्ड है वो दिया जाता है एंड शोकेसेस द वर्क ऑफ लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड। और अगर मैं इस फर्स्ट अवार्ड की बात करूं, सो पहला अवार्ड जो था वो मई 25, 2000 में दिया गया था, मई 25, 2000, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसका जो पहला विनर था वो कौन था? ही वॉज द अमेरिकन गोल्फर टाइगर वुड्स। टाइगर वुड्स वॉज द फर्स्ट विनर ऑफ दिस अवार्ड, टाइगर वुड्स, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसको और किन नाम से जाना जाता है, सो इसको और जाना जाता है, दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ द ऑस्कर्स, मतलब कि जो मूवीज में ऑस्कर्स मिलते हैं उसके बराबर इसको सम्मानित किया गया है।
एक तरह से कह सकते हैं कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनका ये ऑस्कर अवार्ड है. सो इट इज स्पोर्ट्स पर्सन ऑस्कर अवार्ड विच इज कॉल्ड लॉरियस अवार्ड. लॉरियस अवार्ड. ठीक है, यहाँ पे ये इन पर्सन का नाम इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम ये अवार्ड हासिल किया था. आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज सिटवे पोर्ट. ये हमारा GS2 इंटरनेशनल रिलेशन से टॉपिक आ रहा है. IR देखते हैं. सिटवे पोर्ट. एक प्रोजेक्ट है विच इज नोन एज कालादान मल्टीलैटरल प्रोजेक्ट. कालादान मल्टीलैटरल प्रोजेक्ट. मैं अगर इस प्रोजेक्ट की बात करूं ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन है जो उसको कवर करता है. ठीक है, देखते हैं. और यहां पे है आपका मणिपुर इस तरफ. ओके, बेसिकली ये मणिपुर से जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनको ये करता है कनेक्ट. क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो लोकेशन है इसको हम बोलते हैं चिकन स्नेक. इनको हम बोलते हैं चिकन स्नेक. चिकन स्नेक. अगर स्ट्रैटेजिकली देखा जाए तो ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि दिस कुड एक्ट एज अ चोकिंग पॉइंट. अगर किसी भी अगर देखा जाए ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्यों? क्योंकि ये जो रीजन है ये नॉर्थ ईस्ट और मेन इंडियन लैंड से ये चीज़ को जोड़ता है. अल्टीमेटली ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सिमिलरली हमें एक ऑल्टरनेटिव रास्ता भी लेकर आना चाहिए जिसके तहत हम लोग नॉर्थ ईस्ट रीजन को एक तरह से जोड़ पाए. जो कालादान मल्टीलैटरल प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के तहत क्या होता है कि जो म्यांमार है वहां से हम एक लिंक डेवलप करके नॉर्थ ईस्ट रीजन में अपनी जो कनेक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं. कालादान मल्टीलैटरल प्रोजेक्ट is a project where we connect the northeast region of India with the Myanmar. ठीक है, देखते हैं. रिसेंटली इंडिया एंड म्यांमार. अच्छा, अगर म्यांमार की बात करूं यहाँ पे अभी 2 साल पहले मिलिट्री कू हुआ था. आप लोगों को पता होगा यहाँ पे मिलिट्री कू हुआ था. मिलिट्री कू मतलब क्या होता है कि किसी भी देश में अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर है या फिर कोई भी प्रेसिडेंट है उसको अपने पावर से हटा के जब मिलिट्री पावर में आ जाती है उसको बोलते हैं मिलिट्री कू. ठीक है. जॉइंटली इनॉग्रेटेड द सिटवे पोर्ट. ये पोर्ट कहाँ पे है? ये आपका म्यांमार में है. म्यांमार. ठीक है, कौन से स्टेट में? राखिन स्टेट में. और ये मार्क करता है इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन एनहांसिंग बायलैटरल एंड रीजनल ट्रेड के लिए, और इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द लोकल इकोनॉमी ऑफ द स्टेट. जाहिर सी बात है अगर ये जो प्रोजेक्ट है ये हुआ इससे क्या होगा, यहाँ पे ट्रेड भी फैसिलिटेट होगा. ट्रेड होगा दोनों कंट्रीज की जो इकोनॉमी है वो भी इंक्रीज करेगी. सिक्योरिटी पर्सपेक्ट से देखा जाए अगर हम लोग सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. प्लस इफ वी सी फ्रॉम द ट्रेड पर्सपेक्टिव ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. सिक्योरिटी एंड ट्रेड बोथ आर इंपॉर्टेंट हियर. सिटवे पोर्ट की बात करूं जो सिटवे पोर्ट आपका म्यांमार में है, इट इज अ पार्ट ऑफ कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो कि फंड किया गया है बाय द इंडियन गवर्नमेंट and will play a crucial role in linking India's east coast
इंडिया ईस्ट कोस्ट, ठीक है, टू दी नॉर्थ ईस्ट रीजन स्टेट्स थ्रू वाटरवेज एंड रोड। सो ये आपकी न्यूज़ आ रही है म्यांमार से, जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो हमने आज बहुत सारे टॉपिक्स को रिवाइज किया, हमने आज क्विज भी देखा, प्लस हमने कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस मंथली मैगजीन्स के टॉपिक्स भी कवर किए। अब आप लोग का काम ये बन जाता है कि जो भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं उनको आप लोग एक बार गो थ्रू कीजिए, मेक योर नोट्स, मेक अ हैबिट ऑफ मेकिंग नोट्स। जब तक आप लोग टॉपिक वाइज नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक ये सब चीज़ यूजफुल नहीं है, क्योंकि आप लोग को रिवीजन भी करना होगा एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। सो फ्रॉम रिवीजन पर्सपेक्टिव इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी मेक नोट्स। नाउ आपको कोई भी डाउट होता है सो प्लीज मेक श्योर कि कमेंट सेक्शन को हम लोग यूज करें, वहां पे जाके हम लोग अपने डाउट्स को लिखें, ताकि मैं और मेरी टीम जो भी डाउट्स होंगे हम उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग कल मिलते हैं आपके साथ एक न्यू सेशन लेकर। तब तक के लिए जय हिंद और टेक केयर, मिलते हैं फिर आपसे।